नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर असहयोग आंदोलन तक का सफ़र। है ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर हम देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हो जाता है, और उसके बाद में असहयोग आंदोलन जो है भारत में शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया जाता है, वहाँ तक हम देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने गांधी जी का आगमन करवा दिया था 1915 में, जनवरी से 1500 ईस्वी में। जनवरी 1915 ईस्वी में आ गए थे वो 46 साल की उम्र में, दक्षिण अफ्रीका से अपना सफल आंदोलन चलाकर। ठीक है। भारत आने के बाद में वो उनका पहला कोई सार्वजनिक भाषण होता है, कोई सार्वजनिक उपस्थिति होती है, तो हमने देखा था कि 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन समारोह कराया जाता है, उसमें वो सबसे पहले भाषण देते हैं और भारत के जो राजनेता होते हैं उनकी अच्छे से क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि आपने मजदूरों और किसानों और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए आपने क्या किया, है ना। और फिर वहीं पर राजकुमार शुक्ल जो है उनको भाषण देते देखते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे उद्धारक हो सकते हैं। और फिर वो गांधी जी से मिलते हैं, लखनऊ अधिवेशन में भी आते हैं, गांधी जी से मिलते हैं और समय मांगते हैं कि आप आओ और हमारे दुखों से हमें दूर करो, मतलब हमारे दुखों को भी आप दूर करो। उसके बाद में गांधी जी के पीछे पड़ जाते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में उन अगले 1917 में जो होता है वहाँ भी जाते हैं, है ना। तो उसके बाद में गांधी जी उनकी बात मान लेते हैं और चंपारण आते हैं राजकुमार शुक्ल के साथ में, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहीं होते हैं और भी बहुत सारे नेता वहाँ पर होते हैं, स्वामी विश्वानंद भी होते हैं वहाँ पर, है ना। तो फिर चंपारण सत्याग्रह होता है और गांधी जी की मांग मान ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा बहुत अनुनय विनय के बाद में। उसके बाद में खेड़ा आंदोलन होता है, और खेड़ा में क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ गया था, फसलें खराब हो गई थी और टैक्स बढ़ाती जा रही थी सरकार, प्लेग फैल गया था वहाँ पर, तो लोग जो है वो टैक्स देने से मना कर रहे थे, सरकार जो है उन पर दबाव डाल रही थी। फिर खेड़ा में सत्याग्रह गांधी जी शुरू करते हैं, है ना। वहाँ के जो स्थानीय नेता होते हैं, मोहनलाल पांडा, शंकरलाल पारेख, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ये सब होते हैं वहाँ के स्थानीय नेता, सब कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें कहते हैं, है ना। फिर वहाँ पर भी देखिए, जो दे सकते थे सिर्फ उन्हीं से फिर सरकार राजी हो जाती कि भाई जो टैक्स दे सकते हैं उन्हीं से हम टैक्स लेंगे। उसके बाद में वहीं पर अहमदाबाद में एक मिल मालिक जो होते हैं अम्बालाल साराभाई, वो उनसे संपर्क करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में वहाँ पर जो कपड़े की मिल होती है वहाँ पर चल रही होती है हड़ताल, है ना। और फिर गांधी जी वहाँ पर अंतिम हथियार का प्रयोग करते हैं, भूख हड़ताल का, और 35% जो है वो तो नहीं मानते, पर 27.5% तक आके उनको प्लेग बोनस दिया जाता है। यहाँ तक हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। और हाँ, कल के लेक्चर में हमने ये भी देख लिया था कि किस प्रकार से रोलेट एक्ट लाया जाता है। कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट करने वाला कानून होता है, और उसके विरोध में जो है रोलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है। और अंत में रोलेट सत्याग्रह जो है वो असफल भी होता है, क्योंकि वो एकमात्र उद्देश्य रोलेट कानून को वापस नहीं करवा पाते हैं। इतना हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, ठीक है ना। अब उसी रोलेट सत्याग्रह जो हुआ था, जो रोलेट एक्ट आया था, उसी के विरोध में पूरे देश में जो है वो आप कहो कि जगह जगह हड़तालें होती है, जगह जगह सभाएं हो रही होती हैं। और ऐसी ही एक सभा जलियांवाला बाग में हो रही होती है। जलियांवाला बाग कहाँ है, तो अमृतसर, अमृतसर का आपने नाम सुना है। हाँ, तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के पास में ही एक बाग था छोटा सा, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। ये बाग है ना, उसके पास में ही था जलियांवाला बाग, है ना। और बड़ा सकरा सा रास्ता इसकी तरफ जाता था। वहां पर लगभग, हालांकि देखिए छोटा आप नहीं कर पाओगे, 20,000 लोग जो है वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि जगह जगह पर उस टाइम पे हड़तालें चल रही थी। गांधी जी को पंजाब आने से रोक दिया गया था, है ना, क्योंकि उनको अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर ये गांधी जी वगैरह जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा मामला भड़केगा। और उस वक्त देखिए प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो अंग्रेज कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए गांधी जी और जो बड़े बड़े नेता थे उनके पंजाब जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। परंतु वहां पर दो लोकप्रिय नेता होते हैं किसानों के और आम आदमी के, वो होते हैं डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। देखिए, ये डॉक्टर सत्यपाल हैं या सतपाल, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दो बड़े नेता होते हैं पंजाब में, है ना। ये दोनों नेता जो है, इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, और कोई कारण भी नहीं बताया जाता है, क्योंकि रोलेट एक्ट पारित हो चुका था। रोलेट एक्ट में क्या था, कोई कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, है ना। जिसको चाहे सरकार जो है जेल में डाल देगी। जैसे आज में यूएपीए कानून अपने यहाँ पास में है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ना,
मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट, उसमें भी सरकार जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इसमें सरकार यूएपीए में किसी को आतंकवादी घोषित कर सकती है। और मनी लॉन्ड्रिंग जो कानून है, इसके अंतर्गत सरकार ने ये कानून पारित करा दिया संशोधन के माध्यम से कि अगर आप, नॉर्मल कानून में क्या होता है कि जब तक आप गुनहगार साबित नहीं होते हैं आप बेकसूर है, परंतु इस कानून में ये है कि जब तक आप शरीफ साबित नहीं हो जाते हो या निर्दोष साबित नहीं हो जाते हो, जब तक आप गुनहगार हो, आपके ऊपर ये पूरा भार होता है अपने आप को गुनहगार साबित करने का। नहीं तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि आप अपने आप नेचुरल तरीके से ही आप निर्दोष हो, पुलिस या सरकार पर ये जिम्मेदारी होती है कि आपको गुनहगार साबित करेगी। तो ऐसे ही कानून जो है, रोलेट एक्ट जो है, ऐसा ही कानून हुआ करता था, सरकार के द्वारा वहाँ पर पारित कर दिया जाता है। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को डिप्टी कमिश्नर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोई कारण भी नहीं बताया जाता है। तो जो द्वितीय श्रेणी के जो नेता होते हैं वो वहाँ पर फिर अपने आप नेतृत्व संभालते हैं। वहाँ पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाता है, भाई हमारे नेताओं को छोड़ो। जुलूस जब आगे बढ़ रहा था पुलिस ने रोका भी, मगर ये शांतिपूर्ण तरीके से निकाल ले अपना जुलूस और ये रुके नहीं, तो पुलिस ने इस भीड़ पर गोली चला दी, जिसके परिणाम से कुछ लोग मारे जाते हैं वहाँ पर। और मरने के बाद में लोगों ने का जो जुलूस था वो उग्र रूप धारण कर लेता है और कई इमारतों को जला देता है और कई अंग्रेजों को भी वहाँ पर जान से मार दिया जाता है। इस घटना के बाद में भाई वहाँ पर श्वेत लोगों को मार दिया गया, नहीं अंग्रेजों को मार दिया गया। इस घटना से बौखलाकर सरकार ने वहाँ का प्रशासन यानी अमृतसर का प्रशासन अब जो है वो सौंप दिया था एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे, ब्रिगेडियर जनरल ओडायर, है ना। ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को वहाँ का सैन्य प्रशासन सौंप दिया गया। ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के हुआ करते थे। वैसे भी अंग्रेजों के टाइम में मैक्सिमम जो गवर्नर वगैरह होते थे वो सैन्य अधिकारी होते थे। तो सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल और डायर जो है उनको सौंप दिया गया अमृतसर का, या सोचो कि पंजाब का शासन इनको सौंप दिया जाता है। जैसे ही इनको सौंपा जाता है फिर ये वहाँ पर खूब जो है गिरफ्तारियाँ करवाते हैं। अगले दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ये डेट आपको याद रखनी है। ऐसे महत्वपूर्ण तारीख जो होती हैं वो यूपीएससी पूछ सकती हैं, आजकल चुल्लो मची है यूपीएससी को पूछने की। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम के 4:30 बजे के आसपास में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था और वैशाखी का उस दिन था। तो वैशाखी का दिन जो है वैसे ही पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैशाखी का दिन था और इस बाग में जो है लगभग 20,000 लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर एक सभा हो रही होती है, शांतिपूर्ण सभा होती है, कोई हथियार वगैरह उनके पास नहीं होते हैं, है ना। उसी दिन जो है उस सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। भाई ये सभा जो है अवैधानिक है, जैसे आजकल धारा 144 लगती है ना, वैसे ही धारा उन्होंने लगा दी थी अंग्रेजों ने। भाई ये अवैधानिक घोषित कर दिया सभा शुरू होने के बाद में, है ना। ये सभा क्या कर रही थी भाई, एक तो गांधी जी को भाई आने दो यहाँ पर पंजाब में, ठीक है। दूसरी बात डॉक्टर किचलू और हमारे नेता हैं सतपाल, डॉक्टर सतपाल, इनकी रिहाई करो। और साथ ही साथ जो रोलेट एक्ट था इसके विरोध में भाषणबाजी भी की जा रही थी। ये सब कार्य वहाँ पर किए जा रहे थे। अंग्रेजों ने उसे देखे घोषित कर दिया कि ये अवैधानिक है ना। ऐसे में जनरल आर डायर आ जाते हैं। आर डायर, देखिए डिफरेंस है। जो ओ ड्वायर है इंग्लिश में सोचो, ये ड्वायर है। ओ ड्वायर जो है ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है पंजाब के, ठीक है। और ये आर डायर जो है ना, रीजनल डायर होते हैं, ये वहां के सैन्य अधिकारी होते हैं, ये कर्नल होते हैं। कर्नल रेजिनेल डायर जो होते हैं, अभी इनके नाम में आगे आपको दिखाऊंगा, दोनों में फर्क भी, फोटो भी दिखाऊंगा, है ना। तो ये डायर जो है वहां पर सेना लेकर पहुंच जाते हैं जलियांवाला बाग के पास में। अब वो तो देखिए अपना पूरा जुगाड़ करके आते हैं, टैंक वगैरह सब लेके, परंतु ये जलियांवाला बाग में जाने के लिए जो रास्ता होता है ऐसा सकरा होता है इस प्रकार से, तो टैंक अंदर जा नहीं पाते हैं। तो ये मशीन गन वगैरह लेकर सैनिकों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और भीड़ को कोई चेतावनी दिए बिना फायर का आदेश दे देते हैं, है ना। कोई चेतावनी नहीं दी कि आप चले जाओ यहाँ से, ऐसा शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां ये बरसा दी और उस गोलियों बरसाने की वजह से हजारों लोग जो है मर जाते हैं। कुछ लोग तो गोलियों लगने की वजह से मरते हैं। कुछ भीड़ जब इधर उधर भागे, सोचो 20,000 लोग एक जगह इकट्ठे हों और भगदड़ मच जाए तो क्या होगा। कुछ भीड़ में दब के मर गए, कुछ वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था तो
गोलियों से बचने के लिए और इस भीड़ से बचने के लिए कुछ लोग कुएं में कूद जाते हैं, है ना, तो बेचारों के हाथ टूट जाते हैं, सर फट जाता है। एकदम पूरा आतंक का राज वहां पर कायम कर दिया जाता है। जानवरों को भी नहीं मारते, ऐसे तो मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और इस हत्याकांड के बाद में पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और मार्शल लॉ मतलब सैन्य शासन। अब जगह जगह जुर्म जो है वो करे जाते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखिए, ये हैं सर माइकल फ्रांसिस ऑडवायर। ये कौन हुआ करते थे? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे ये भी हालांकि हुआ करते थे सैन्य अधिकारी। और ये जो है जनरल रेजिनल्ड डायर, है ना, ये रेजिनल्ड डायर जो थे वहां के सैन्य अधिकारी जिन्होंने गोली वास्तविकता में चलाई थी। इन्होंने तो आदेश दिया था, है ना, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। तो इन दोनों में फर्क है, आदमी डायर को एक ही समझ लेते हैं। ये ड्वायर है, ये डायर है। देखिए, ये DYER है, ये DWYER, इनमें अंतर है दोनों में। ये O है, ये R, ये O डायर है। अगर हिंदी में लिखें, ये R डायर है, रीजनल डायर, और ये है O डायर, है ना, माइकल फ्रांसिस O डायर। इन्होंने आदेश दे दिया था और इन्होंने गोली वहां पर चलवा दी थी। हजारों जो निर्दोष जनता थी उनके ऊपर गोली चलवा दी जाती है, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी जाती है। फिर इनका बदला तो लिया जाता है 21 साल बाद में 1940 ईस्वी में सरदार उधम सिंह के द्वारा। ये कहानी अभी आगे मैं बताऊंगा। तो इन दोनों में अंतर आपने देख लिया। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। अब जब लोगों को पता लगा देश में, तो प्रतिक्रिया पूरे देश में होनी ही थी। और जब पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई तो सब लोगों ने इसकी बुराई करी, है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर की बात है, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड या सर की उपाधि जिन्हें कहते हैं ना, जैसे अभी सर माइकल ऑडवायर, तो ये सर की उपाधि जो थी और जिसे नाइटहुड की उपाधि भी कहते हैं, ये इन्होंने वापस लौटा दी। और इन्होंने कहा कि भाई अब वह समय आ गया जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित शुद्धता के कारण मानव जीवन के अयोग्य अपमान को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं, है ना। ये इन्होंने बात कही थी, है ना। इन्होंने अपनी जो है वो नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। और भी बहुत सारे जो है नेता होते हैं वो अपनी उपाधियां लौटा देते हैं, ठीक है ना। जब देश विदेश में बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना होती है तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ता है। तो अब जांच के लिए एक आयोग गठित कर दिया जाता है या कमेटी गठित कर दी जाती है, हंटर कमेटी 1919। तो ये भी याद रखना, एक हंटर आयोग मैंने बताया था। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, ये क्या था? ये शिक्षा से संबंधित था, भूल मत जाना, जहाँ जहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। ये शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग 1882 में। और ये हंटर कमेटी है 1919 ईस्वी में। ये कमेटी क्यों गठित की गई थी? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। तो इसमें सदस्य कौन होंगे? देखिए, इसमें 5 सदस्य तो हुआ करते थे अंग्रेज, और प्लस 3 सदस्य इसमें हुआ करते थे भारतीय। तो कल को यूपीएससी पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित समिति हंटर कमेटी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य हुआ करते थे। एक तो थे चिमनलाल सीतलवाड़, एक थे साहबजादा सुल्तान अहमद, और एक थे जगत नारायण। तो 3 भारतीय भी इसमें हुआ करते थे, हाँ, ठीक है। कमेटी गठित कर दी गई, और कमेटी और आयोग गठित करते हैं उनमें क्या होता है? सिर्फ लीपापोती होती है। वो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं, आज के ज़माने में भी ऐसा ही होता है। कुछ भी बात होती है, सरकार कमेटी गठित कर देती है। कमेटी पता नहीं कब रिपोर्ट देगी, कब आएगा मामला, सब ना लीपापोती ये होनी थी इसमें, है ना। कमेटी ने मार्च 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। देखिए, 1 अक्टूबर 1919 में इसको गठित कर दिया जाता है, और मार्च में यानी कि लगभग 5 महीने बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। और इससे पहले कि ये किसी को दोषी साबित करे, अंग्रेज सरकार ने पहले ही एक बिल पास कर लिया, इंडेमनिटी बिल। इंडेमनिटी बिल का मतलब हो गया कि अब कोई क्षतिपूर्ति का अधिकार, मतलब दायित्व हम पर नहीं है ना। तो ये ऐसा बिल पास कर लिया, इंडेमनिटी बिल। इसका मतलब जो भी अब दोषी भी साबित होगा उसको भी कुछ नहीं होना था, है ना। तो समिति ने क्या किया भाई, पंजाब का जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको निर्दोष घोषित कर दिया। और ये कहा कि भाई डायर जो था उसने अपने कर्तव्य को गलत समझ लिया और ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग कर दिया। हजारों लोग मर गए, परंतु ये क्या कह रहे हैं भाई, सिर्फ गलती होगी थोड़ी सी उससे, कर्तव्य को उसने गलत समझ लिया और थोड़ा सा ज़्यादा बल प्रयोग कर लिया उसने, और तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है भाई।
लोगों को मारना थोड़ा सा ज़्यादा बल प्रयोग हो गया आपके लोगों के लिए, ठीक। अंग्रेज है भाई, कर सकते हैं, आजकल तो सरकारें भी कर रही हैं, भारत की सरकार भारतीय लोगों पर ही कर रही हैं। तो ब्रिटिश अखबारों ने ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक उसे बताया, किसको, जो ऑर्ड वायर हुआ करता था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको बताया कि ये साम्राज्य का रक्षक है। और जो लॉर्ड सभा हुआ करती थी ब्रिटेन की, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ना, तो उच्च सभा जो होती थी लॉर्ड सभा ने कहा कि ये तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है। देखो, निहत्तों पर गोली चलवाने वाला आदमी शेर हो गया। शेर भी, बेचारे शेर को भी शर्म आ रही होगी कि मेरे को कैसे बदनाम कर रहे हैं, है ना। और सरकार जो थी सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी कि मान की तलवार है ये, है ना। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस नृशंस घटना के लिए बाद में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया था कि भाई सरकार तो लीपापोती कर रही है, हम जो है वो एक नया जांच आयोग गठित करेंगे। तो ये भी यूपीएससी पूछ सकती है कि किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में फिर एक आयोग गठित किया जाता है। उस आयोग में सदस्य होते हैं मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और महात्मा गांधी भी इसमें सम्मिलित होते हैं, और गांधी जी बाद में वहां पर जाते भी हैं, है ना। कांग्रेस ने जो जांच समिति नियुक्त की थी, उसने बड़ी कटु आलोचना की उन अधिकारियों की और मांग की कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो और जो मृतक हैं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी दी जाए। परंतु अंग्रेजों के कान में जूं तक नहीं रेंगी, इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अब असहयोग आंदोलन करने का वक्त आ गया है। अब ये जो है उंगली, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने सोच लिया कि अब हम चलाएंगे असहयोग। अब तक हम भारत के गांव गांव में जाकर अंग्रेजों का साथ देने के लिए कह रहे थे भाई जवान लोग भर्ती हो सेना में और अंग्रेजों का साथ दो। अब इन्होंने कह दिया कि अब हम अंग्रेजों से असहयोग करेंगे, अब अंग्रेजों का साथ हम नहीं देंगे। तो आखिरकार भारतीयों को यहाँ पर न्याय नहीं मिलती है, परंतु इस न्याय को लेने का और छीनने का जो बीड़ा उठाते हैं सरदार उधम सिंह। ये देखिए, इन इसके पीछे पीछे जो जनरल ओडवायर हुआ करता था, जनरल ओडवायर के पीछे पीछे ये चले जाते हैं लंदन। बहुत सालों से इसको ढूंढते हैं, बहुत अलग अलग देशों से होते हुए ये लंदन पहुंचते हैं, है ना, अपनी आइडेंटिटी बदल कर। और वहाँ पर देखिए 1934 में ये लंदन पहुंच जाते हैं, परंतु 6 साल तक ये इंतजार करते हैं और जनरल डायर को के ऊपर नज़र रखते हैं, है ना। और फिर 1940 का वो दिन आता है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को माइकल और डायर को वहाँ पर एक आपको कि उत्सव में जगह में बुलाया जाता है, फेस्टिवल तो नहीं कह सकते, मैं एक आप कहो कि एक सभा होती है, उस सभा में माइकल और डायर को बुलाया जाता है और सरदार उधम सिंह भी अपनी बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं, है ना। रिवॉल्वर ये बुक में छुपा लेते हैं और बुक में पन्ने काट कर, वैसे जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, वैसे अपनी रिवॉल्वर को छुपा लेते हैं और फिर जाकर वहाँ पर गोली मारते हैं और वहीं पर माइकल और डायर की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से बाद में इनको पकड़ लिया जाता है क्योंकि ये खुद ही सरेंडर कर देते हैं और इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। जब वहाँ की सरकार इनका नाम पूछती है तो ये बताते हैं राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। देखिए किस प्रकार से जो आज़ादी के दीवाने और आज़ादी के जो बड़े बड़े अपने नेता हुआ करते थे, है ना, अपने हीरो जो थे, वो देखिए धर्म तो कभी भी जो है बीच में नहीं लाते थे। आज के नेता आप देखिए तो आपको भी अब भी आपको कोई जात और धर्म का इस्तेमाल करते हुए दिखे राजनीति में, समझ जाना ये बंदा ही गलत है ना। तो देखिए ये धर्मनिरपेक्ष कितना इन्होंने नाम बताया कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, सारे धर्मों का अपना नाम ले लिया इसने। एक मिनट पानी पी लो। क्योंकि ये मानते थे कि जो आर डायर था, रेजिनाल्ड डायर, उसने गोली चलाई वो तो है सो है, उसको तो जो भगवान देगा सजा, परंतु जो गोलियां चलवाई थी वो ओ डायर ने चलवाई थी। ये पूरा इस बात का जो है जिम्मेदार मानते हैं, तो ओ डायर से ये बदला लेते हैं और आखिरकार इनको मार दिया जाता है ना। ओ डायर को मार दिया जाता है ना। उसके बाद में देखिए उसी वक्त खिलाफत आंदोलन भी चल रहा होता है। तो खिलाफत आंदोलन क्या हुआ करता था, देखिए ये है यहाँ पर भूमध्य सागर, क्या है, भूमध्य सागर। और यहाँ पर देखिए है तुर्की, ये क्या है, आज का तुर्की देश यहाँ पर है। फिर यहाँ पर फिलिस्तीन हो गया, इजराइल वगैरह हो गया, है ना। ये यमन वाला पार्ट है यहाँ पर, ये वाला जो ये है यमन, तो ये यमन का यहाँ पर पार्ट है। यहाँ पर देखिए ये सऊदी अरब है, ये यहाँ पर इराक वाला पार्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर ईरान वाला पार्ट भी है
है ना। तो ये देश है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एड्रियाटिक सी के पास में देखिए अल्बानिया वगैरह ये देश है, ग्रीस वगैरह, ये सब का सब हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य, है ना। और इस ऑटोमन साम्राज्य का जो आपको कि राजा या सुल्तान हुआ करता था उसे कहा जाता था खलीफा, है ना। देखिए मध्यकालीन भारत में भी मैंने आपको बताया था कि खलीफा से मंसूर प्राप्त करते हैं, तो वो यही तुर्की का खलीफा जो होता है ना। खलीफा मतलब पूरे जो भी इस्लामी जगत है उस इस्लामी जगत का आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक नेता जो होता था उसे कहते हैं खलीफा। तो यहाँ का खलीफा हुआ करता था इस पूरे ओटोमन साम्राज्य का। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ओटोमन साम्राज्य जो है ये ब्रिटेन के विरुद्ध में होता है, और बाद में ब्रिटिश और उसके अलाइड जो देश होते हैं, मित्र राज्य जो देश होते हैं, वो जीत जाते हैं और ये देश हार जाते हैं। तो इस ओटोमन साम्राज्य को फिर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है ना। तो इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन चल रहा था भारत में। अब सोचो, खिलाफत आंदोलन का भारत में किसी भी घटना से कोई मतलब नहीं था। खिलाफत आंदोलन का तुर्की का जो खलीफा था उसके अधिकार बरकरार रहें इसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। परंतु यहाँ पर एक ट्विस्ट है, परंतु जो जो नेता इस आंदोलन को चला रहे थे वो मुसलमानों को एक साथ लाना चाहते थे और गुस्सा तो वो अंग्रेजों के खिलाफ निकालना ही चाहते थे। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि खिलाफत का इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया ताकि पूरे अगर वर्ग कहो, मुसलमानों का कोई वर्ग और जो क्षेत्र है उससे परे खलीफा को सबका सम्मान प्राप्त था। अगर मान लीजिए बंगाल में मुसलमानों के साथ कुछ बुरा हो तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनका साथ नहीं देंगे, परंतु खलीफा जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक नेता है उसके साथ कोई बुरा हो रहा है तो ये क्षेत्र और भाषा सबको भूल जाएंगे और एक साथ आएंगे। तो ये एक साथ लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है भारत में, है ना। ऑटोमन साम्राज्य का जो तुर्की शासक होता है सुल्तान, उसके लिए ही ये आंदोलन जो है शुरू होता है, क्योंकि उसकी पराजय हो गई थी और ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया जाता है ना, और उसको अपनी सत्ता से वंचित कर दिया जाता है ना। इसलिए जो है, और साथ साथ उसको जो ब्रिटिश शक्तियों द्वारा जो मित्र शक्तियाँ थी उनके द्वारा नियुक्त उच्चाइयों के पूर्णतः अधीन कर दिया जाता है यहाँ के खलीफा को, है ना। अब ये जो है भारत के मुसलमानों को नागवार गुजरा, है ना। तो तुर्की के साथ किए गए इस व्यवहार को जो है भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन और मित्र देशों की ओर से किए गए विश्वासघात के रूप में देखा कि हम तो हमेशा अंग्रेजों के साथ थे और साथ दे रहे थे और आपने तो हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे जो आध्यात्मिक नेता हैं आध्यात्मिक गुरु हैं उनके साथ आप गलत कर रहे हैं, है ना। इसलिए मुसलमानों ने ब्रिटेन पर जोर डालने के लिए कि भाई हमारे खलीफा को अपने अधिकार वापस दे दो, उनसे जो क्षेत्र आपने छीने हैं वो वापस दे दो, इसके लिए ये आंदोलन शुरू कर देते हैं भारत में, है ना। अब देखिए इसी वक्त क्या चल रहा होता है, रोलेट एक्ट पारित हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑलरेडी हो चुका है ना। और गांधी जी क्या चलाने वाले थे, असहयोग आंदोलन। और यहाँ पर 1916 की लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग, समझते जाइएगा सिचुएशंस क्या थी उस टाइम पे, मुस्लिम लीग और होम रूल आंदोलन और साथ साथ गरमपंथ नरमपंथ सब साथ में आ चुके थे। और गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को अगर हम मना सकते हैं, अंग्रेज़ों से कोई बात मनवा सकते हैं तो वो मेरे अकेले के दम पर नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले के दम पर इन्होंने आंदोलन चलाया, रोलेट जो सत्याग्रह वो सफल नहीं हुआ। तो गांधी जी को लगा कि मुझे अब किसी न किसी संगठन की ज़रूरत है जिसके माध्यम से मैं अब आगे अपना आंदोलन चला पाऊँ। तो अब ये जो है कांग्रेस को अपने जो है कहो कि अंडर में लेना शुरू करते हैं, कांग्रेस में अपना नेतृत्व जमाना शुरू करते हैं, है ना। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि यार अगर इसमें हिंदू प्लस मुस्लिम अगर साथ में आ जाएं तो हम जो है यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, संगठन में ही शक्ति है। अगर दोनों साथ में आ जाए तो अंग्रेजों के ऊपर ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। तो गांधी जी ने भी कह दिया कि भाई ये खिलाफत के आंदोलन जो हो रहा है वो सही है और खलीफा के साथ गलत हुआ है और हम मुसलमानों के साथ, ये कह दिया गांधी जी ने, है ना। परंतु देखिए गांधी जी ने सिर्फ यहाँ पर खलीफा का इस्तेमाल जो है वो मुस्लिमों को साथ लाने के लिए किया था। गांधी जी का कोई वो उद्देश्य नहीं था, तो चाहते न चाहते हुए भी सिर्फ इस्तेमाल इन्होंने किया था। और ये धार्मिक मुहावरों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि नैतिक जो मुहावरे हैं उनका इस्तेमाल ये ज़्यादा कर रहे थे, है ना। ये यानी कि धर्म का इस्तेमाल करते हैं मगर धर्म जो है जैसे हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, धार्मिक नैतिकता की बात किया करते थे गांधी जी। ये यहाँ पर आप याद रखना। गांधी जी फिर भाई साहब कह रहे थे कि हम भी साथ हैं खिलाफत आंदोलन में, और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी साथ हैं
और मुस्लिमों को अब क्या चाहिए, गांधी जी जैसा बड़ा नेता मिल गया तो मुस्लिमों ने लगे हाथ गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति जो हुआ करती थी उसका अध्यक्ष बना दिया 1919 में, कि गांधी जी आओ और आप आके हमारे अध्यक्ष बन जाओ। गांधी जी भी अध्यक्ष बन गए, क्योंकि गांधी जी को कोई ना कोई एक संगठन चाहिए था जिसके माध्यम से वो अब असहयोग आंदोलन आगे चला सके। इसलिए नवंबर 1919 में खिलाफत जो समिति होती थी उसका अध्यक्ष चुन लिया गया गांधी जी को। ठीक है साहब। अब उसके बाद में दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है अमृतसर में, है ना। और उस अमृतसर के अधिवेशन में गांधी जी खिलाफत आंदोलन को सहयोग देने के लिए बात करते हैं कि भाई हमें खिलाफत जो आंदोलन है उसको सहयोग देना चाहिए, है ना। और इसी बीच में अब देखिए खिलाफत आंदोलन का भी साथ ले रहे हैं असहयोग आंदोलन में गांधी जी, होम रूल आंदोलन का भी साथ ले रहे हैं गांधी जी, सब लोगों का साथ ले रहे हैं। ऐसा अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि हाँ मुस्लिमों का या खिलाफत आंदोलन का साथ लिया कि नहीं दिया कि नहीं, और इन सब का साथ लिया कि नहीं, तो बिल्कुल लिया। अब खिलाफत जो हुआ करते थे उन्होंने एक त्रिस्तरीय कार्यक्रम वहां पर शुरू कर दिया कि भैया जो हमारे ऑटोमन के खलीफा हैं यानी तुर्की के सुल्तान खलीफा, उनको जो पर्याप्त लौकिक अधिकार वापस दे दिया जाए अपने साम्राज्य में और उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए अपने साम्राज्य में, है ना। उनको अपनी सत्ता से नहीं हटाया जाए ताकि वो हमारे जो भी इस्लाम जगत है उसकी रक्षा कर सकें। दूसरी बात, अरब जो देश हैं, है ना, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, अरब जो देश हैं उनको मुस्लिम शासन के अधीन ही होना चाहिए, उनको अंग्रेजों के द्वारा नहीं हड़प किया जाना चाहिए। दूसरी बात, तुर्की के सुल्तान को मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर संरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए, यानी कि जो मुसलमानों के पवित्र स्थल है उनका संरक्षक जो है वो तुर्की का जो खलीफा है वही होना चाहिए। ये तीन जो है ये खिलाफती लोग वहां पर कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़े ही प्रभावशाली ढंग से खिलाफत दिवस भी बना दिया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस बना दिया गया अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक है। अब 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है गांधी जी के द्वारा, कि भाई नॉर्मली क्या होता है 1920 का तो लखनऊ में अमृतसर में हो चुका था अधिवेशन, अब तो 1921 में होता, परंतु ये कलकत्ता में बुला लेते हैं एक विशेष अधिवेशन। और उस विशेष अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से वहां पर जो है एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उस प्रस्ताव पारित में ये कहा गया कि अब से हम जो भी ब्रिटिशर्स ने अन्याय किया है हमारे साथ में उसके विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे और ब्रिटिश सरकार से असहयोग हम करेंगे, यानी कि जो भी वो कानून पारित करेगी उसका सहयोग हम देंगे नहीं, अब किसी भी मामले में ब्रिटिश सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे। तो कौन कौन से जो कार्य अन्यायपूर्ण किए थे सरकार ने, एक खिलाफत संबंधी अन्याय हुआ, है ना, भाई खलीफा को वहां हटाने जाने की बात हो रही थी, वहां के साम्राज्य को छीन लिया गया, तो ये साथ ही साथ पंजाब के जो अत्याचार होते हैं ये भी गलत बात है। और रॉलेट संबंधी जो कानून है, रॉलेट एक्ट, ये तीनों जो अगर बाद मुद्दों पर जो है ब्रिटिश सरकार को घेर लेते हैं गांधी जी और कहते हैं कि अब इन मुद्दों पर हम चलाएंगे असहयोग आंदोलन। समझ गए आप कहानी कहाँ से शुरू होती है? रॉलेट एक्ट से शुरू होती है 1919 में। उस रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही होती है, उस पर गोलियां चला दी जाती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और जब ब्रिटिश सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी तो गांधी जी ने साथ दे दिया खिलाफतियों का, और खिलाफतियों के बाद में गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। और गांधी जी अब कह देते हैं कि भाई एक विशेष सत्र बुलाते हैं कलकत्ता में और कह देते हैं कि भाई 1920 में बुलाते हैं और कह देते हैं कि हम भी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं असहयोग आंदोलन के ऊपर। अब 1 मिनट में पानी पी लूँ। कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो पूरी घटनाओं को? ये पूरी घटनाएं जुड़ी हुई है एक दूसरे से, है ना। अब असहयोग आंदोलन देखिए 1920 में शुरू होना होता है और फिर 1922 तक ये चलता है। 4 फरवरी 1922 तक ये चलता है। ठीक, इसकी औपचारिक शुरुआत जो है असहयोग आंदोलन की कर दी जाती है 1 अगस्त 1920 को। ये डेट याद रखना क्योंकि यूपीएससी को बहुत चुल मची है ये डेट्स पूछने की, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन है उसकी 7 अगस्त डेट पूछ ली थी, 1 अगस्त इसकी पूछ ली और 8 अगस्त जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की भी पूछ चुकी है, तो इसकी भी पूछ सकती है। तो 1 अगस्त 1920 को इसको औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। और इसी दिन 1 अगस्त को जो महान क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे गरम दल के बाल गंगाधर तिलक, इनका निधन हो जाता है इसी दिन 1 अगस्त को ही, है ना।
कांग्रेस ने गांधी जी की योजना को स्वीकार कर लिया गया था कि जब तक पंजाब और खिलाफत संबंधी जो भी अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों की भरपाई ब्रिटिश सरकार नहीं कर देती, और जब तक स्वराज्य स्थापित नहीं हो जाता भारत में, तब तक हम ब्रिटिश सरकार से असहयोग करेंगे। अभी तक देखिए गांधी जी ने स्वराज शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं किया था। गांधी जी ऐसे ही करते थे, कभी भी ये जो भी उद्देश्य निर्धारित करते थे वो आदर्श उद्देश्य निर्धारित करते थे, ताकि वो दूर के अच्छे अच्छे भी लगते थे लोगों को, मीठा मीठा लगता था, ऐसा है ना, है ना। इस प्रकार से वो निर्धारित करते थे। अब लोग अपने आप अपना अपना अर्थ लगाते जा रहे हैं स्वराज का, है ना। कोई कह रहे हैं कि भाई पूर्णतः भारत का शासन होगा, कोई कहते थे अंग्रेजों के शासन के अंदर हमारा स्वराज होगा। गांधी जी ने स्पष्ट नहीं किया कि स्वराज का मतलब क्या है ना। इन्होंने कहा भाई जब तक स्वराज स्थापित नहीं हो जाएगा हम ब्रिटिश सरकार से असहयोग करेंगे। लोगों से ये आग्रह करना शुरू कर दिया गया कि कोई भी सरकारी शिक्षा संस्थाओं में नहीं जाएगा, अदालतों और विधानमंडलों का भी बहिष्कार करेगा, अदालतों में भी नहीं जाएगा कोई भी, और विधानमंडलों का भी बहिष्कार करेगा, क्योंकि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उनके तहत 1920 में जो है वो चुनाव होने वाले थे। तो गांधी जी ने कहा और लोगों ने कहा कि भाई इस चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा, है ना। ये सुधार वगैरह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, है ना। ठीक, साथ ही साथ उन्होंने कहा भाई विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दो, सरकार से जो भी उपाधियां ले रखी है आपने सारी वापस कर दो, जो सम्मान आपको दे रखा है वो वापस कर दो। जैसे आज भी कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अभी जो महिलाओं पर कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनके द्वारा जो यौन शोषण का आरोप लगा था, तो उन्होंने जो है अपने अर्जुन अवार्ड वगैरह वापस लौटा दिए थे। ऐसे ही जो है भारत रत्न वगैरह भी वापस लौटाते लगते हैं लोग, है ना। तो तब भी जो है वापस लौटाने के लिए कहा गया, और उन्होंने कहा कि भाई अब हाथ से सूत काट कर खादी के कपड़े बुनकर उनका इस्तेमाल करो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। स्वदेशी आंदोलन में भी देखिए ये ऐसा बहिष्कार का काम हुआ था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सारा काम आपको करना चाहिए, है ना। बाद में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने और साथ ही साथ कर चुकाने से इनकार करने वाला कार्यक्रम भी शामिल कर लिया गया था। हालांकि ये कर चुकाने वाला यानी लगानबंदी वाला जो है, लगानबंदी वाला अभियान चलता उससे पहले ही आंदोलन वापस ले लिया जाता है ना। तो ये लगानबंदी वाला आंदोलन इसमें अधूरा ही रह जाता है। शीघ्र ही कांग्रेस ने जो चुनाव होने वाले थे उनका बहिष्कार कर दिया कि भाई हम जो अगले चुनाव होने वाले हैं 1919 के अधिनियम के आधार पर उनमें अब हम जो है भाग नहीं लेंगे, और पूरे देश में बहिष्कार कर दिया जाता है। मद्रास को अगर छोड़ दिया जाए, माफ कीजिएगा, अगर मद्रास को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह जो है इसका विरोध किया जाता है। जो भी वहाँ जो चुनाव होने वाले होते हैं इनका बहिष्कार किया जाता है ना। ठीक, अब देखिए दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन होता है, उस नागपुर अधिवेशन में भी जो है सरकार साथ साथ उसके कानूनों के शांतिपूर्ण उल्लंघन, देखिए गांधी जी हैं तो अहिंसा हमेशा रहेंगी, अहिंसा पर वो बल देंगे, परंतु गांधी जी का कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है जो हिंसक नहीं रहा हो। उनके कहने के बावजूद भी हिंसा हमेशा हर आंदोलन में हुई है। ऐसा स्टेटमेंट भी यूपीएससी ने एक बार बना दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन मुख्यतः अहिंसक आंदोलन था, तो वो गलत स्टेटमेंट था। कोई सा भी आंदोलन इनका नहीं है जो अहिंसक था, सब में हिंसा हुई है ना, क्योंकि हर चीज गांधी जी के बस में नहीं थी ना। तो इस नागपुर अधिवेशन में भी कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें भी शांतिपूर्ण जो है कानूनों के उल्लंघन के लेकर अनुमोदन कर दिया जाता है निर्णय का। तो देखिए यूपीएससी ऐसा एक बार मेंस में क्वेश्चन बन गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन नियोजित था, स्पष्ट करें था कि नहीं था, अब आपको स्पष्ट करना। तो कल को ऐसा भी बन सकता है कि असहयोग आंदोलन नियोजित था, तो बिल्कुल नियोजित था, है ना। हम बताएंगे किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन में जो है शामिल होते हैं, और उसके बाद में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है बंगाल में, कलकत्ता में, और उसके बाद में उसमें तय किया जाता है कि 1 अगस्त 1920 को हम शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नागपुर अधिवेशन 1920 में दिसंबर में बुलाया जाता है, और उसमें भी इस बात की जो है अनुमोदन इसका किया जाता है ना। गांधी जी ने नागपुर में घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार अगर ये समझती है कि ब्रिटिश सरकार ये समझ लें कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहती है तो साम्राज्य को नष्ट करना अब प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य होगा। ये गांधी जी ने वहां पर नागपुर में घोषणा कर दी थी। और इसी अधिवेशन में
असहयोग प्रस्ताव से संबंधित विरोध किया करते थे लाला लाजपत राय और सी आर दास, चित्तरंजन दास। इन्होंने अपना विरोध भी वापस ले लिया था। ये दोनों पहले विरोध कर रहे थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का। गांधी ये सोच रहे थे कि क्योंकि अब तक इतना बड़ा आंदोलन चलाने का इन नेताओं को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो ये सोच रहे थे कि ये इनको ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं किसी अंधी गली में उतार रहे हैं गांधी जी हम लोगों को। पर जब गांधी जी पूरा एक प्लान बना के सबके सामने रखते हैं तो फिर इनकी बात मान लेते हैं। और देखिए, गांधी जी ही उस काल में ऐसे नेता थे जिन पे कोई असफलता का कलंक नहीं था। बाकी सब नेताओं पे असफलता का कलंक था, क्योंकि कब से ये राजनीति करते आ रहे हैं और मिला इनको कुछ नहीं, है ना। तो फिर सब लोग गांधी जी के सामने के साथ में आ जाते हैं, है ना। इसी समय देखिए बाद में कांग्रेस कमेटी का गठन भी कर दिया जाता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया जाता है। और यहीं पर देखिए 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी गठन कर दिया जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस कमेटियों का गठन यहाँ पर किया जाने लगता है भाषा के आधार पर कि भाई अब पूरे देश में जो है कांग्रेस की कमेटियां बनाई जाए और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब कांग्रेस से जोड़ा जाए। गांधी जी को पता लग गया था कि संगठनात्मक शक्ति होना बहुत जरूरी है ना। तो राष्ट्रीय संघर्ष में जनता को जोड़ना जो है अब मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बन जाता है। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि कुछ पुराने नेता अब कांग्रेस भी छोड़ देते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, फिर GS खरपड़े, विपिन चंद्र पाल और श्रीमती एनी बेसेंट जो हैं, ये जो है यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ भी देती हैं। फिर देखिए इस आंदोलन के दौरान क्या क्या होता है। तो कांग्रेस कमेटियों का गठन होता है, तिलक स्वराज कोष का गठन कर दिया जाता है ना। और इसमें 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा करने के जो है अभियान चलाया जाता है। और 6 माह के अंदर अंदर इसमें 1 करोड़ रुपया जमा भी हो जाता है कि आंदोलन चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। अब देखिए आम जनता ने कितना उत्साह दिखाया होगा कि स्त्रियां जो होती थी उन्होंने अपने गहने और जेवरात भी दे दिए थे दान में, है ना, कि आप तो आंदोलन चलाओ और अंग्रेजों को यहाँ से निकालो, है ना। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया और जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई जाने लगी। और खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया कि भाई जो खादी पहनेगा वो हमारा नेता है। इसके बाद में देखिए इसका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद में भी पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद में अपने जितने राजनेता हुए, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, वास्तविकता में भी अगर आपको इंटरव्यू वगैरह देखते हैं पुराने नेताओं के, तो वो सब खादी पहन के रहते हैं, है ना। खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू होता है। इसी आंदोलन के दौरान 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने भी घोषणा कर दी थी कि कोई भी मुसलमान अब ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी कह दिया कि अब कोई भी ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से उत्पीड़न कर रही है ना। इससे पहले देखिए प्रथम विश्व युद्ध में सब कांग्रेस के नेता, गांधी जी समेत, तिलक समेत सब जो है कह रहे थे भाई ब्रिटिश सेना में भर्ती हो और ब्रिटिशर्स को जीता हो, ताकि युद्ध जीतने के बाद ये है भारत में सुधार करेंगे। पर इनको पता लग गया कि ये तो झूठे हैं, है ना। तो इन्होंने भी कह दिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन ने घोषणा कर दी कि कोई मुसलमान ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं होगा, तो स्टेटमेंट सही है। और AICC ने भी कह दिया था कि कोई भी भारतीय जो है ब्रिटिशर्स की सेवा नहीं करे। उपाधियां लौटाने के अभियान चल पड़ते हैं। गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, है ना। साथ ही साथ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी। और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां सरकार को वापस लौटा दी कि रख लो, हमें नहीं चाहिए आपकी उपाधियां, हम अपनी जनता के साथ, अपने देश के साथ। आज कहाँ ऐसे नेता हैं, आज तो सब नेताओं को अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी है। उसके बाद शिक्षण संस्थान और वकालतों का बहिष्कार किया जाने लगा, है ना। एक नया ही उत्तेजित वातावरण शुरू हो गया। जो भी छात्र हैं, छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश लेना उन्होंने शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय जो है ना, ऐसे नेताओं ने पंजाब में जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खोलना शुरू कर दी और सैकड़ों वकीलों ने अपनी मोटी कमाई वाली वकालतें छोड़कर अब जो है वो असहयोग आंदोलन में शुरू हो जाते हैं, है ना। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक जो है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर दी जाती है, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ हो गई, गुजरात विद्यापीठ हो गई, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस प्रकार से बहुत सारे जो है स्थानीय शिक्षण संस्थाएं खोल दी जाती है। फिर वकालत का बहिष्कार करने वालों में बड़े बड़े नेता कौन हुआ करते थे? देशबंधु CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, जवाहरलाल नेहरू स्वयं बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। इन्होंने विठल भाई पटेल,
वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई, इन्होंने भी छोड़ दिया। वल्लभ भाई पटेल ये भी बड़े वकील हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते बाद में, उन्होंने भी छोड़ दिया। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, इन्होंने भी, ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं आज़ादी के बाद में, इन्होंने भी, है ना। और दिल्ली के आसफ अली होते हैं, इन्होंने भी जो है छोड़ दी थी अपनी मोटी कमाई वाली वकालत। साथ ही साथ जो असहयोग आंदोलन में जो मुस्लिम नेता थे वो साथ दे रहे थे, वो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली बंधु हैं, है ना। ये अली बंधु है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये बहुत गांधी जी का साथ दिया था इन्होंने। डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इसमें खूब बढ़कर जो है हिस्सा लिया था। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत में आते हैं 1919 के सुधार अधिनियमों का उद्घाटन करने के लिए। तो उनका खूब बहिष्कार भारत में किया जाता है, काले झंडे उनको दिखाए जाते हैं, है ना। उसके बाद में 1921 में लॉर्ड हार्डिंग चेम्सफोर्ड की जगह पर अब यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग को भारत का वॉइसरॉय बनाकर भेज दिया जाता है। और उसके बाद में खूब दमन चक्र भारत में चलाया जाता है। जो प्रमुख नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, सियारदास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, ऐसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। और देखिए फिर खूब मैं बताऊं कि दमन का चक्र भारत में चलाए जाते हैं। फिर राज्यों में कहाँ कहाँ पर बहिष्कार होता है, तो संयुक्त प्रांत में और बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। इस आंदोलन में था कि इसमें किसान और मजदूर लोग जो हैं, मजदूर लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं इसमें, है ना। और इसमें जो व्यापारी लोग होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, परंतु जो बड़े उद्योगपति होते हैं ना, वो इसमें ज़्यादातर भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों को ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो अंग्रेजों ने कुछ संरक्षणकारी शुल्क लगा दिए। उसकी वजह से भारतीय उद्योग धंधे खूब बड़े बड़े पले बड़े। तो उससे फायदा किसका हुआ? उद्योगपतियों का। भाई जिससे अब फायदा हो रहा है उनका है, तो आप साथ दोगे ना। तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस आंदोलन में साथ दिया था उद्योगपतियों का। महंगाई खूब ज़्यादा बढ़ जाती है, तो महंगाई बढ़ेगी तो उद्योगपतियों को तो फायदा होगा, नुकसान किसको होगा? छोटे व्यापारियों और किसान मजदूरों को। इसलिए ये जो परेशान है वो अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, और जो जिनको मज़ा आ रहा है वो उद्योगपतियों का साथ देंगे। और प्रथम विश्व युद्ध के समय तो बहुत सारे जो उद्योग धंधे फले फूले भी, जैसे स्टील उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, सब खूब फले फूले थे। तो ये बड़े बड़े उद्योगपति तो अंग्रेजों का ही साथ देंगे, है ना। उसके बाद में देखिए पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा हो गया था। तो उन भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए, साथ ही साथ अंग्रेज भी उन पर कब्जा कर लेते हैं, उनको हटाने के लिए अकाली आंदोलन चलता है ना। एक अहिंसक आंदोलन होता है। और उसके बाद में आसाम के जो चाय बागान के मजदूर होते हैं वो भी वहाँ पर हड़ताल कर देते हैं। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल में मालाबार क्षेत्र में जो मोपला थे, उन्होंने वहाँ पर जो है जमींदार विरोधी आंदोलन चलाना शुरू कर दिया, है ना। और 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा नहीं किया जाता है, और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण अगर समाप्त नहीं होता है, तो वो करों की अदायगी समेत एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ देंगे। ऐसा योग तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम सविनय अवज्ञा भी शुरू कर देंगे। अभी तो हम ऐसा ही कर रहे हैं, उसके बाद में हम अवज्ञा करना भी शुरू कर देंगे अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर ये काम नहीं किया है ना। परंतु ये 7 दिन होते उससे पहले ही चोरा चोरी की घटना हो जाती है, और उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो ये चोरा चोरी की घटना होती क्या है? देखिए होता क्या है कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के पास में भीड़ जो है वो जुलूस निकाल रही होती है, और वहाँ पर एक पुलिस चौकी होती है, पुलिस थाना होता है। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, हवाई फायर भी किए, पर लोगों को तो लग रहा था कि ये अंग्रेज तो हम पे गोली चला रहे हैं, परंतु गांधी जी की कृपा से गोलियां पानी बन के हम पर गिर रही हैं, मतलब हमें गोली नहीं लग रही। क्योंकि ऐसे जो है बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई थी कि गांधी जी तो भगवान के भेजे हुए हैं, और इन बनियों से लड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को व्यापारी तो बनिया ही कहते थे भारत के लोग, इन बनियों से लड़ने के लिए एक दूसरे बनिया को भेज दिया है, और गांधी जी में खुद देवीय शक्तियां हैं। तो उन्होंने लगा कि भाई गांधी जी की प्रताप से देखिए गोलियां हम पे पानी बन के गिर रही हैं, इसलिए पुलिस की गोलियां हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। पुलिस ने हवाई फायर किए थे, वास्तविकता में इन पर गोली चलाई नहीं थी। उसके बाद में जब पुलिस की ओर भीड़ बढ़ती है तो पुलिस गोली चला देती है, जिसकी वजह से कुछ लोग मर जाते हैं। भीड़ को गुस्सा आ जाता है, अब पुलिस कितने लोगों को मार पाएंगे। पुलिस ने
भारतीय लोगों ने पुलिस को दौड़ाया, थाने में घुस गए। थाने में घुस के उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली, तो इन्होंने कहा भाई कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। इन्होंने कुंडी भाई खोलने की जरूरत ही नहीं, आग लगा दो पूरे थाने में, पूरे थाने को आग लगा दी। लगभग लगभग 21 सिपाही मर गए, थानेदार था वो भी मर गया, है ना। इसकी वजह से पूरा हिंसा का वातावरण फैल जाता है गोरखपुर में। और ये बात जब गांधी जी तक पहुंचती है तो 12 फरवरी को गांधी जी कहते हैं भाई खेल खत्म, मतलब आंदोलन हम वापस लेते हैं, आज से आंदोलन खत्म। मेरी गलती थी कि मैंने इन लोगों पर भरोसा किया। मैंने कहा था, 1000 बार कहा था, सत्याग्रह के जो लक्षण बताए थे इनको कहा था कि अहिंसक रूप से हम करेंगे, क्योंकि गांधी जी को पता लग गया था कि अब हमने हिंसा कर दी है और अंग्रेज अब बदला लेंगे इसका और बहुत लोगों को मारेंगे, क्योंकि हिंसा के दम पर अंग्रेजों से नहीं लड़ा जा सकता था। हमारे पास क्या है, लठ, उनके पास क्या है, बंदूक, तोप, मशीन गन, बम गिरा देंगे हवाई सेना से वो, है ना। गांधी जी को लग गया भाई आंदोलन वापस लेने में फायदा है, ये गांधी जी की तकनीक थी। कभी भी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, बहुत लोगों ने दबाव डाला, गांधी जी के यही तो थे, लोगों के दबाव में नहीं आते थे, भाई जो है वो है, गलत है तो गलत है, मैं ले लिया वापस। आज के लोग ऐसे नहीं है, लोगों की बातों में आके जो है नेता कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर लेते हैं, परंतु गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने वापस आंदोलन लिया। गांधी ने कहा कि अब तक ये जो मैंने लोगों को सिखाया वो व्यर्थ है, अब तक पूरे पक्के ये नेता बने नहीं है, सत्याग्रह के लायक नहीं है ये लोग, अब मैं आज से ही हम काम करेंगे कि अब हम रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे। गांधी जी को पता लग गया था अंग्रेज मारेंगे बहुत, अब दौड़ा दौड़ा के, इससे पहले कि हम मारने आए हम शांति से बैठ जाओ घर जाके। इन्होंने बोला कि भाई अब हम रचनात्मक कार्यक्रम चलाएंगे, रचनात्मक कार्यक्रम चलाएंगे, साथ ही साथ कांग्रेस में और ज़्यादा लोगों को भर्ती करेंगे। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या आएगा, चरखे का प्रयोग करेंगे, राष्ट्र विद्यालयों की स्थापना करेंगे, मादक और द्रव्य पदार्थ है उनका निषेध करेंगे, उनके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, भाई ये सब मत पियो, पंचायतें गठित करेंगे, चरखा चलाएंगे, सूत काटेंगे, खादी बनाएंगे, ये सब काम हम करेंगे, छुआछूत वाला काम भी हम करेंगे। ये सब गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, है ना। हालांकि खूब विरोध होता है और इसी आंदोलन के वापस ले जाने के बाद में ही जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन होता है वो फिर गति पकड़ लेता है, क्योंकि अब तक लोगों को लग रहा होता है कि गांधी जी सही रास्ते पे चल रहे हैं और अंग्रेजों को झुका देंगे, पर जब उनको एकदम लगता है तो सब के सब नेता ठगे हुए से महसूस करते हैं। परंतु गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने कह दिया भाई मामला खत्म, मैच खत्म तो मैच खत्म, है ना। बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की, सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं आलोचना की कि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीआर दास जैसे नेताओं ने भी तीखी तीखी प्रतिक्रियाएं दी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सीआर दास एक ही विचारधारा के हुआ करते थे, समाजवादी विचारधारा के, है ना। उन्हें तीखी प्रतिक्रियाएं दी, परंतु देखिए सब आदमियों को गांधी जी में एक आस्था थी और वो सार्वजनिक रूप से गांधी जी के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। फिर देखिए होता ना, जैसे कभी कभी हमें पापा की बात घर में गलत लगती है, बड़े भाई की बात गलत लगती है, तो हमें भी लगता नहीं है गलत बात है, फिर भी हम भाई की हम जो है इनका सम्मान करते हैं, सबके सामने नहीं कहेंगे कोई नहीं भाई हम जो है आपकी बात मानते हैं, पर अंदर से हमें पता होता है कि हाँ कि यार ये बात आदमी हमसे बड़ा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ तो इसमें बात होगी, है ना। इस तरीके से पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया जाता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल की कैद की सजा दे दी गई, है ना। लोग कहते हैं ना कि गांधी जी ने कहाँ से आज़ादी दिलवा दी है, कभी जेल नहीं गए, वो लाठी डंडों से आज़ादी, लाठी से आज़ादी नहीं मिली थी, बंदूकों से मिली थी। तो देखिए 6 साल की सजा हुई है, बहुत साल जेल में रहे हैं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तमाम नेता। संकीर्ण सोच के तुच्छ प्राणी इनकी बातों में बताइएगा, आप खुद किताबें पढ़ के जानेगा इतिहास, है ना। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना करी और कहा कि अनिच्छा पूर्वक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था उससे कहीं अधिक असहाय ब्रिटेन के साथ संबंधों ने बना दिया, है ना। और निहित थे भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति अब नहीं है। ये गांधी जी की एक ट्रिक है, अपने आप को कमजोर दिखा दिया ताकि अंग्रेज अब मारेंगे नहीं लटे, समझे ना बात। क्योंकि नहीं तो बहुत लोगों को अंग्रेज मार देते गोली, भाई जलियांवाला बाग में मार दिया हजारों लोगों को, जिनके पास कोई बंदूक नहीं थी उनको मार दिया, जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी उनको मार दिया, तो हिंसक लोगों को कितना मारते आप सोच के, दौड़ा दौड़ा के मारते, है ना। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। ये पूरी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़िए, एक बार वीडियो दोबारा देखिए, आपके दिमाग में पूरी एक बार छवि बनेगी, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। कल का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम
असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो देखेंगे, और किस प्रकार से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू होता है ना। तो इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको कोई लगता हो, अगर ऐसे कि आपको कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त हों जिनसे आप अगर चैनल शेयर करते हैं तो उनको कोई लाभ होगा तो अवश्य कीजिए। देखिए वैसे तो जब जब मैंने लाइक सब्सक्राइब की भीख मांगी है तो एक सब्सक्राइबर तो मुझे मिला ही है, सब्सक्राइब हुआ ही है। आज भी भीख मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन वहीं से आता है, कृपा आपको पता है वहीं अटकी है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। आप भी जो है ना थोड़ा सा कनेक्ट किया कीजिए, कुछ आपको समझ में नहीं आता है या कुछ आपको और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ बातें कि सर ये वाली चीज़ डिस्कस करो और इस तरीके से डिस्कस करो, तो आप लिखा कीजिए कमेंट में, है ना। इंटरेक्शन होता रहना चाहिए लोकतंत्र में। हाँ, तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।